वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 का गहन विश्लेषण है। खास तौर पर जो छात्र यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक जनरल स्टडीज और निबंध दोनों के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। परीक्षा के लिए तो ये ज़रूरी है ही, लेकिन वैसे भी एक समाज के तौर पर हमें ये समझना होगा कि क्या सिर्फ आर्थिक विकास यानी जीडीपी का बढ़ना ही सब कुछ है, या फिर कुछ और भी है जो हमसे पीछे छूट रहा है। सही बात है। इस रिपोर्ट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेलबींग रिसर्च सेंटर, गैलप और UNSDSN ने मिलकर तैयार किया है। तो हमारा आज का मिशन यही समझना है कि पैसे का गणित खुशी के गणित के सामने फेल क्यों हो जाता है। और सदियों से हमने यही मान लिया है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो जीवन अपने आप बेहतर हो जाएगा। लेकिन 2026 की ये रिपोर्ट इस धारणा को पूरी तरह से चुनौती देती है। तो सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं कि आखिर इस खुशी को नापा कैसे जाता है, क्योंकि खुशी तो एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है ना। जैसे आज बिना ट्रैफिक के ऑफिस पहुंच गए तो हम खुश हैं, तो क्या ये लोग घर घर जाके पूछते हैं कि आज आपका मूड कैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुशहाली तो मापने का ये मूड वाला तरीका रिपोर्ट सिरे से खारिज करती है। यहाँ किसी एक पल की भावना को नहीं मापा जा रहा है। इसके बजाय ये रिपोर्ट केंट्रिल लैडर यानी केंट्रिल सीढ़ी नाम की एक पद्धति का इस्तेमाल करती है। केंट्रिल लैडर मतलब सच में एक सीढ़ी की कल्पना करनी होती है? हाँ, एकदम एक सीढ़ी की तरह। सर्वे में लोगों से कहा जाता है कि वो 0 से 10 पायदान वाली एक सीढ़ी की कल्पना करें। 0 का मतलब है सबसे खराब संभावित जीवन और 10 का मतलब है उनके हिसाब से सबसे बेहतरीन जीवन। तो ये एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल। फिर उनसे पूछा जाता है कि आज आप खुद को इस सीढ़ी के किस पायदान पर खड़ा देखते हैं। ये क्षणिक मूड से बहुत अलग है। और इस सीढ़ी पर लोग कहाँ खड़े हैं, इसे समझने के लिए रिपोर्ट 6 मुख्य वेरिएबल्स या पैमानों का इस्तेमाल करती है। और वो 6 पैमाने कौन से हैं? जहाँ तक मैंने नोट्स देखे हैं, इनमें प्रति व्यक्ति जीडीपी, सोशल सपोर्ट यानी सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा शामिल है। सही कहा आपने। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहला पैमाना है प्रति व्यक्ति जीडीपी, उसे भी केवल डॉलर के आंकड़ों में नहीं देखा जाता। इसे परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के आधार पर मापा जाता है। मतलब इंसान की असली क्रय शक्ति क्या है, वो स्थानीय बाजार में उस पैसे से असल में कितना कुछ खरीद सकता है। एग्जैक्टली। सिर्फ डॉलर कमाने से कुछ नहीं होता, उस पैसे की वैल्यू क्या है ये देखा जाता है। अगर मैं इन 6 पैमानों को देखूं तो ये मुझे किसी देश की एक संपूर्ण मेडिकल चेकअप जैसा लगता है। जैसे किसी इंसान की सेहत को सिर्फ उसके वजन से नहीं मापा जा सकता। वजन यहाँ जीडीपी है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना। मतलब अगर वजन एकदम परफेक्ट है लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर आसमान पर है, तो इंसान अंदर से तो बीमारी है। ठीक वैसे ही सामाजिक सहयोग या करप्शन का न होना, ये सब देश के ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की तरह है। बिल्कुल सही। और अगर कोलेस्ट्रॉल को इग्नोर किया गया तो बाहर से स्वस्थ दिखने वाला शरीर कभी भी गिर सकता है। और छात्रों को यहाँ ध्यान देना चाहिए कि इन पैमानों में सोशल सपोर्ट सबसे दिलचस्प है। सोशल सपोर्ट को डेटा में कैसे बदलते हैं, ये तो अमूर्त चीज है। इसके लिए रिपोर्ट एक सीधा सवाल पूछती है कि क्या मुसीबत के समय में आपके पास कोई ऐसा रिश्तेदार या दोस्त है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकें? अगर जवाब हाँ है तो उस देश का स्कोर ऊपर जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस मेडिकल चेकअप में दुनिया का क्या हाल रहा। 2026 की रैंकिंग में फिनलैंड लगातार 9वें साल पहले नंबर पर है, फिर आइसलैंड और डेनमार्क है। ऐसा क्या कर रहा है फिनलैंड? देखिए, नॉर्डिक देशों की सफलता के पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढांचा है जो नागरिकों की बुनियादी चिंताओं को खत्म कर देता है। जब आपको ये पता हो कि अगर आपकी नौकरी चली गई तो सरकार आपको भूखा नहीं सोने देगी। एक सोशल सिक्योरिटी है। बिल्कुल। अगर आप बीमार पड़ें तो इलाज के लिए घर नहीं बेचना पड़ेगा। आपके बच्चों की शिक्षा मुफ्त है, तो जीवन का एक बहुत बड़ा तनाव अपने आप गायब हो जाता है। यही सुरक्षा की भावना उन्हें कैंटिलेडर के ऊपरी पायदानों पर रखती है। मतलब उन्होंने जीवन के रेस से हारने का डर ही खत्म कर दिया है। लेकिन ठीक है, यूरोप के अमीर देशों का ये मॉडल हमें पता है। मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरान किया वो है कोस्टा रिका। लैटिन अमेरिका का ये देश
ऐतिहासिक छलांग लगाकर सीधे चौथे नंबर पर आ गया है। कोस्टा रिका इस पूरी रिपोर्ट का सबसे खूबसूरत विरोधाभास है। हाँ, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था अमेरिका या यूरोप के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी वे इतने खुश कैसे हैं? कोस्टा रिका की सफलता का राज उनकी संस्कृति में गहराई तक समाई प्यूरा विडा यानी शुद्ध जीवन की फिलॉसफी है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उनके जीने का तरीका है। प्यूरा विडा, राइट। हाँ, वहाँ लोग काम को अपनी पूरी पहचान नहीं मानते। वे परिवारों के साथ समय बिताने, पड़ोसियों के साथ त्योहार मनाने और प्रकृति से जुड़े रहने को ज्यादा अहमियत देते हैं। उनका सोशल सपोर्ट का स्कोर दुनिया में सबसे बेहतरीन में से एक है। तो क्या हम ये मान लें कि कोस्टा रिका ने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के उस सक्सेस मॉडल को फेल कर दिया है जिसे हम दशकों से पूछते आ रहे हैं? क्योंकि अगर हम अमेरिका को देखें तो वो खिसक कर 23वें स्थान पर आ गया है। और इतना ही नहीं, टॉप 10 में एक भी ऐसा देश नहीं है जिसकी मुख्य भाषा अंग्रेजी हो। ना अमेरिका, ना ब्रिटेन, ना कनाडा। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। देखिए, ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि वो मॉडल अब दरक रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक वृद्धि पर फोकस करता है और इंसानी रिश्तों को पीछे छोड़ देता है। अमेरिका में लोगों के पास पैसा है, घर बड़े हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की धारणा और सामाजिक सहयोग जैसे पैमानों पर वो गिर रहे हैं। एग्जैक्टली। लोग सिस्टम से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। वे आर्थिक रूप से संपन्न तो हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से पूरी तरह दिवालिया और अकेले हो चुके हैं। और जब हम आज़ादी छीनने की बात करते हैं तो अफगानिस्तान का उदाहरण सबसे दर्दनाक है। वो 147वें स्थान के साथ सबसे नीचे है और उसके ठीक ऊपर लेबनान है। जब इंसान अपनी जिंदगी के छोटे छोटे फैसले भी खुद नहीं ले सकता, तो कैंड्री लैडर पर वो शून्यों पर ही खड़ा होगा। राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के उस चरम पर जीने की उम्मीद ही क्रैश कर जाती है। बिल्कुल। अब अगर अमेरिका जैसा देश ज्यादा पैसे के बावजूद नीचे गिर रहा है तो ये सीधा सवाल भारत पर आकर रुकता है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, हर तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, फिर 2026 की इस रिपोर्ट में भारत 116वें स्थान पर क्यों है? ये वो कड़वा सच है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, खासकर पॉलिसी मेकर्स को। 2025 में भारत 118वें स्थान पर था। रिपोर्ट इसे संरचनात्मक ठहराव के साथ मामूली प्रगति कहती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब हम अपने पड़ोसियों को देखते हैं। नेपाल 99वें स्थान पर है और पाकिस्तान 104 स्थान पर। एक मिनट, नेपाल और पाकिस्तान हमसे आगे कैसे हो सकते हैं? पाकिस्तान में तो इतनी अस्थिरता है और नेपाल की जीडीपी तो हमारे एक राज्य से भी कम होगी। यही तो विरोधाभास है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें भारत के स्कोर को उन 6 पैमानों पर अलग अलग देखना होगा। जीडीपी में हम 89वें नंबर पर हैं, जो हमारी आर्थिक प्रगति दिखाता है। उदारता में 78 और भ्रष्टाचार की धारणा में 64। तो फिर वो कौन सा पैमाना है जिसने हमें नीचे खींचा है? वो है सामाजिक सहयोग या सोशल सपोर्ट। इसमें भारत 123वें स्थान पर है। 123वां स्थान भारत? हम तो वो समाज हैं जो बड़े संयुक्त परिवारों और मोहल्लों की शादियों के लिए जाने जाते हैं। हमारा सामाजिक ताना बाना हमारी ताकत हुआ करता था। ये कैसे टूट गया? यही ताना बाना बिखर रहा है। विकास के मौजूदा स्वरूप ने इसे बहुत तेजी से तोड़ा है। आज लाखों युवा रोजगार के लिए अपने गांव और छोटे शहरों को छोड़कर महानगरों में जा रहे हैं। वे ऊंची इमारतों में रह रहे हैं, सैलरी अच्छी है, जिससे जीडीपी का आंकड़ा तो बढ़ रहा है, राइट, लेकिन वे अपनी उस कम्युनिटी से कट गए हैं जो मुश्किल वक्त में उनके काम आती थी। जरा इसे जमीनी स्तर पर सोचिए। पटना या इंदौर का कोई युवा जब पहली बार बैंगलोर आता है, उसकी जेब में पैसा है, वो महंगे रेस्टोरेंट में जा सकता है, लेकिन अगर रात के 2 बजे उसे तेज बुखार आ जाए, तो क्या उसके पास कोई ऐसा इंसान है जिसे वो बेझिझक कॉल कर सके? रिपोर्ट का डेटा बता रहा है कि करोड़ों भारतीयों के लिए इस सवाल का जवाब नहीं है, और यही वो अकेलापन है जो हमें अंदर से खोखला कर रहा है। जब पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा जाल टूटते हैं और उनकी जगह लेने के लिए कोई नया सिस्टम नहीं होता, तो इंसान के अंदर तनाव घर कर जाता है। हमारी सोशल कैपिटल यानी सामाजिक पूंजी खत्म हो रही है, और इसका सीधा असर संस्थानों पर घटते भरोसे और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। यह अकेलापन सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक महामारी बन चुका है। और 2026 की रिपोर्ट का स्पेशल थीम इसी अकेलेपन की एक नई वजह को बेनकाब करता है। बिल्कुल। हमने माना कि माइग्रेशन ने लोगों को अपनों से दूर किया, लेकिन जो युवा घर में बैठे हैं वे भी खुश नहीं हैं। देखिए, ऐतिहासिक रूप से खुशी का ग्राफ हमेशा
यू शेप में होता था। मतलब शुरुआत में युवा बहुत खुश होते थे, फिर जिम्मेदारियों से तनाव बढ़ता था और बुढ़ापे में खुशी फिर बढ़ जाती थी। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि पश्चिमी देशों में ये यू शेप अब टूट चुका है, राइट? युवाओं की खुशी बहुत तेजी से गिरी है। एकदम सही। और रिपोर्ट साफ तौर पर इसके लिए डिजिटल तकनीक और स्क्रीन टाइम को जिम्मेदार ठहराती है। इसमें द 5 आवर रूल का जो जिक्र है वो डराने वाला है। हाँ, द 5 आवर रूल। अगर कोई व्यक्ति दिन में 5 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर बिताता है तो केंट्रल लैडर पर उसका स्कोर सीधा 1.0 अंक गिर जाता है। एक पूरे अंक की भारी गिरावट। ये उतना ही बड़ा सदमा है जितना कि किसी करीबी की नौकरी चले जाना। तकनीक की कंपनियों ने अपने एल्गोरिथम को इस तरह डिजाइन किया है कि वे इंसान के दिमाग को हैक कर लेते हैं। इन्हें प्रोडक्ट ट्रैप्स कहा जाता है। मतलब युवा जब लगातार दूसरों की फिल्टर लगी हुई जिंदगियों को देखते हैं तो उनके अंदर हीन भावना पैदा होती है। वे एक ऐसे मायाजाल में हैं जहां उन्हें लगता है कि उनके हजारों ऑनलाइन दोस्त हैं, लेकिन असल में वे अकेले बैठे हैं। बिल्कुल। पर रुकिए, क्या हम तकनीक को पूरी तरह से विलेन बना रहे हैं? मान लीजिए मेरे पास एक हथौड़ा है, मैं उससे घर भी बना सकती हूँ और किसी का सिर भी फोड़ सकती हूँ। क्या स्मार्टफोन महज एक टूल नहीं है? आपका पॉइंट वैलिड है। तकनीक कोई दानव नहीं है। राइट। समस्या शायद ये है कि हमने उस टूल को ही अपना सामाजिक सहयोग मान लिया है। जब हमारे असल रिश्ते टूटने लगे तो उस खालीपन को भरने के लिए हमने गर्दन नीचे झुका ली और स्क्रीन में घुस गए। इंस्टाग्राम का एक लाइक उस दोस्त की कमी कैसे पूरी कर सकता है जो मुसीबत में साथ खड़ा हो? ये नजरिया एकदम सटीक है। समस्या हमारी अपनी प्राथमिकताओं की है। जब ज्यादातर समय एक वर्चुअल दुनिया में गुजरता है तो हम असल रिश्तों को सींचने का समय खो देते हैं। तकनीक ने दूरियों को मिटाने का वादा किया था, लेकिन विडंबना देखिए, उसने पास बैठे लोगों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है। तो हम इस दलदल से बाहर कैसे आएं? हम अपना फोन फेंक तो नहीं सकते और न ही शहरों से गांवों की ओर लौट सकते हैं। आर्थिक विकास भी जरूरी है। तो ये रिपोर्ट क्या समाधान पेश करती है, खास तौर पर हमारे क्षेत्रीय संदर्भों में जो प्रशासनिक नीतियां बन रही हैं? देखिए, रिपोर्ट आय वृद्धि की अंधी दौड़ के बजाय मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट यानी बहुआयामी विकास का रास्ता सुझाती है। हमें ऐसी नीतियों की जरूरत है जो पैसे के साथ साथ समाज को भी जोड़ें। और हमारे सिलेबस के दृष्टिकोण से इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारे नोट्स में है, बिहार का जीविका मॉडल। बिहार का जीविका मॉडल, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अक्सर जब ग्लोबल हैप्पीनेस की बात होती है तो हम सिर्फ नॉर्डिक देशों की बात करते हैं। जीविका इस केंट्रल लैडर पर कैसे फिट बैठता है? याद कीजिए, भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? 123वीं रैंक वाला सामाजिक सहयोग। बिहार की जीविका योजना महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजी का एक विशाल नेटवर्क है। जाहिर तौर पर यह एक आर्थिक योजना है जहां महिलाएं बचत करती हैं और लोन देती हैं। लेकिन ये महज पैसों का लेन देन नहीं है, है ना? जब गांव की 15-20 महिलाएं हर हफ्ते इकट्ठा होती हैं, अपनी परेशानियां बांटती हैं, तो वे असल में एक दूसरे के लिए एक अदृश्य सुरक्षा जाल बुन रही होती हैं। एग्जैक्टली। अगर किसी एक पर मुसीबत आती है तो बाकी 14 उसके साथ खड़ी होती हैं। ये वही सामाजिक सहयोग है जिसकी कमी शहरों में महसूस हो रही है। मतलब एक छोटी सी आर्थिक नीति ने वहां एक बहुत बड़ी हैप्पीनेस पॉलिसी का काम किया है। और सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट स्वस्थ जीवन प्रत्याशा पर भी जोर देती है। भारत में औसत आयु 58.2 वर्ष बताई गई है। राइट। और अगर बिहार या कोई भी राज्य अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यानी पीएचसी को मजबूत करता है तो वो सिर्फ लोगों का इलाज नहीं कर रहा, वो लोगों के दिमाग से वो डर निकाल रहा है कि अगर मैं बीमार पड़ा तो मेरा क्या होगा। ये सुरक्षा की भावना सीधे खुशी को बढ़ाती है। और जो छठा पैमाना था भ्रष्टाचार की धारणा, उसके लिए एम गवर्नेंस जैसे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जब एक आम आदमी को आय प्रमाण पत्र के लिए दफ्तर के बाहर लाइन नहीं लगानी पड़ती, कोई रिश्वत नहीं मांगता, तो सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है। बिल्कुल। सब कुछ मोबाइल पर पारदर्शी तरीके से हो जाना मानसिक सुकून देता है। इसलिए अगर हमें टॉप 100 में जगह बनानी है तो विकास की परिभाषा बदलनी होगी। जीडीपी के आंकड़े अगर मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर आ रहे हैं तो वो विकास नहीं, विनाश है। इस पूरी चर्चा ने तरक्की को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। एक बात साफ हो जाती है कि खुशी केवल विकास का बाय प्रोडक्ट या उप उत्पाद नहीं है, बल्कि यही विकास का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारी इमारतें ऊंची हो रही हैं लेकिन लोग अंदर से बौने और अकेले हैं, तो उस तरक्की का कोई मोल नहीं। हमें यह समझना होगा कि संपन्न समाज वो नहीं है जहां हर इंसान के पास खुद का एक बड़ा महल हो, बल्कि वो है जहां उस महल के दरवाजे दूसरों के लिए खुले हों।
तो आज के इस डीप डाइव को हम एक विचार के साथ यहीं समेटते हैं। जरा सोचिए, अगर कल सुबह से हम अपनी जिंदगी की सफलता को बैंक बैलेंस या सोशल मीडिया फॉलोअर्स से नापने के बजाय इस केंट्रल लैडर के पैमानों पर मापना शुरू कर दें। अगर हम खुद से पूछें कि हमारे पास फैसले लेने की कितनी आज़ादी है, या रात के 2 बजे मुसीबत में हमारे फ़ोन में कितने ऐसे नंबर हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो कल सुबह उठकर हम अपनी जिंदगी का कौन सा फैसला सबसे पहले बदलना चाहेंगे? बहुत ही गहरा सवाल है। सभी छात्रों को सलाह है कि वे परीक्षा के दृष्टिकोण से इन सभी 6 पैमानों, द 5 आवर रूल और जीविका जैसे उदाहरणों को अच्छे से रिवाइज कर लें। यह मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी ये सीरीज अगले सेशन में जारी रहेगी। बिल्कुल, इस सवाल को अपने साथ रखिए और अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद और कीप वॉचिंग बिहार मैटर्स।